हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने क्लास को स्किप कर दिया तो आपका बहुत कुछ यहाँ से छूट जाएगा। आपका अंतिम समय में जो रिवाइज हम करा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट रिवाइज हम आपको करा रहे हैं, तो आपको क्लास अंत तक देखते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? स, ह, य, र, ल, व, अक्षय त्र, ज्या और सरसमिक च, छ, ज, झ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, य, र, ल, व, ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम बात करें स, ह की, ये कौन से व्यंजन है, हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन में ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, अक्षर त्र, ज्या और सरसमिक, ये कैसे व्यंजन है? ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। च, छ, ज, झ की बात करें, ये क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन है। और अगर हम इनकी ध्वनि की बात करें, तालव्य ध्वनि किनकी है? च, छ, ज, झ की। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे चारों ही ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट हमारा, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका या छप्पई। आपको यहाँ पर बताना है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर क्या होती है? यति होती है। ऑप्शन की बात करें तो वीर रस नहीं होगा, सोरठा नहीं होगा, छप्पई नहीं होगा। तो ये क्या होती है? गीतिका छंद में क्या होती है? 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है। और इसमें पदांत में लघु गुरु होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि यहाँ पर गलत विलोम शब्द युग्म आपको पहचानना है कि गलत युग्म कौन सा दिया गया है। घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, खग, मृग, शाश्वत या सदैव। बताइए कौन से ऑप्शन में यहाँ पर विलोम शब्द गलत दिया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। प्रसारण, संकुचन ये भी सही है, लेकिन ये भी नहीं होगा। खग का मृग होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शाश्वत का सदैव यहाँ पर विलोम शब्द नहीं होगा। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम शब्द होगा नस्वर। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। फ्रेंड्स, जो भी आज क्लास में महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट हमारा, जो अपने साथ या जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अच्युत, अटल, अटूट या अदे। आपको बताना है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर अटल नहीं होगा, अटूट नहीं होगा, अदे नहीं होगा। अच्युत क्या होने वाला है? इसका यहाँ पर सही शब्द होने वाला है। अगर हम बात करें अटल की, जो अपनी बात से ना टले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अटल होगा। अटूट की बात करें, ना टूटने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अटूट। अगर हम बात करें अदे की, जो दिया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदे होने वाला है। नेक्स्ट हमारा, जीने की इच्छा। आपको बताना है कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, जिगीसु, जिजीविसा या पिपासु। बताइए जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जीने की इच्छा, इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन बी हमारा होने वाला है, जीने की इच्छा यानी कि जिजीविसा। अगर हम यहाँ पर बात करें जिज्ञासु की, जो जानने का उत्सुक हो या जानने का जिज्ञासु हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। यानी कि जो जानने का इच्छुक हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें जिज्ञासु की, तो विजय का इच्छुक हो जो व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। अगर हम बात करें पिपासु की, जो पीने का इच्छुक हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पिपासु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है? सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सख्या धन गमन। आपको बताना है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है, सखी धन आगमन, इसका सही संधि विच्छेद होने वाला है। अगर हम बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण स्वर संधि है। यण स्वर क्या है? संधि है। संधि से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कौन सी संधि है इसमें? यण स्वर संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। आपको बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार होगा।
यानी कि अगर हम बात करें डेफिनेशन की, यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, अर्थांतरन्यास यहाँ पर अलंकार होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए की बात करें, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूज्यनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें अशुद्ध वाक्य की, तो पहला तो हमारा सही है, ये भी नहीं होगा, तीसरा भी हमारा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, माता पिता पूज्यनीय है, ये क्या है हमारा गलत है। पूज्यनीय की जगह क्या आएगा, पूजनीय। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा, पूजनीय। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, पूजनीय, पूजनीय, ये सही है। लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल भी यहाँ पर गलत दिया है। उज्ज्वल कैसे बनता है फ्रेंड्स, उज्ज्वल ऐसे बनता है। तो ऑप्शन आपके दो यहाँ पर गलत होने वाले, लेकिन ऑप्शन हम बी के साथ जाएंगे जो आयोग ने उठाया हुआ है, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तत्सम, देशज, विदेशज या संकर। बताइए छायादार किस शब्द का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो तत्सम नहीं होगा, विदेशज नहीं होगा, देशज नहीं होगा, तो छायादार यानी कि ये कौन सा शब्द का उदाहरण है, तो संकर शब्द का उदाहरण है। अगर हम संकर शब्द की बात करें, तो दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, सीलबंद। रेलगाड़ी की बात करें तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। सील की बात करें, सीलबंद की, तो अंग्रेजी का शब्द क्या है, सील है, और बंद क्या है, फारसी का शब्द है। यानी कि जो दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम बस एक प्रयास करें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर आप कर पाओ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से यहाँ पर मिलते रहे। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो आप जो हमने यूपी पुलिस की यहाँ पर री एग्ज़ाम के लिए हमने 5 से 6 क्लासेज ली है, वे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के, आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के शब्द यहाँ पर पहचानने के कौन से ऑप्शन में, अमीर, गरीब, समूह या मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक या गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। बताइए कौन से विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन की अगर हम बात करें, ए हमारा नहीं होगा, बी हमारा नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये क्या है, सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वे क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नारित्व, वीरता, थकान, समीपता, ये क्या है, सभी बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये क्या है, सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें आपको लोकोक्ति पहचाननी है कि कौन सा ऑप्शन में गलत है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, आगे नात न पीछे पगा, बंधनहीन, तीन तेरा होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। आपको बताना है कि कौन सी लोकोक्ति इसमें गलत दी गई है। अगर हम बात करें किसका अर्थ यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आगे नात न पीछे पगा, ये हम बंधनहीन, ये हमारा लोकोक्ति का अर्थ सही है। यहाँ पर एक टकसाल के ढले हैं, ये सब एक जैसे, ये भी सही दिया गया। आँख के अंधे गांठ के पूरे, ये क्या है, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन बी का अर्थ गलत दिया गया है। तीन तेरा होना, संगठित होना इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है अस्त व्यस्त होना। तीन तेरा होना, अस्त व्यस्त होना, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुसंगठित सुगंधित होना। नहीं कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही मुहावरे का अर्थ है। बताइए कौन से ऑप्शन में गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए।
अगर हम बात करें गुलर का फूल होना, तो फूल की तरह खिलना ये भी नहीं होगा, अति प्रसन्न होना ये नहीं होगा, सुगंधित होना ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, दुर्लभ वस्तु। ये क्या है, यानी कि गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु होना, यानी कि कभी कभी दिखाई देना या दुर्लभ वस्तु होना क्या है, गुलर का फूल होने का सही अर्थ है। नेक्स्ट हमारा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, अपादान, करण, संप्रदान या कर्ता कारक। आपको यहाँ पर कारक पहचानना है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक है बताइए। अगर हम बात करें जिसमें कुछ देने का भाव हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर मैंने किसके लिए कपड़े खरीदे, राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि देने का भाव है, यानी किसके लिए, राधा के लिए। हम संप्रदान कारक की बात करें, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अगर हम इसके कारक चिन्ह की बात करें, को, के, लिए, ये क्या होते हैं, इसका क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। अपदान की बात करें, यहाँ पर अलगाव का क्या होता है, भाव होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अनुभाव नहीं होगा, विभाव नहीं होगा, संचारी भाव नहीं होगा, तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। अगर हम बात करें स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई है। यहाँ पर कौन सी मानी गई है, 9 मानी गई है स्थायी भाव की संख्या। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा, तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। आपको यहाँ पर तिरंगा में समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए द्वंद्व नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। तिरंगा में कौन सा समास है, यहाँ पर द्विगु समास है। अगर हम द्विगु समास की बात करें, इस समास में पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। किसमें, द्विगु समास में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा, आभ्यंतर का सही अर्थ है, किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। आपको यहाँ पर आभ्यंतर का सही अर्थ यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमारा गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है, किसी वस्तु का बाहरी भाग आभ्यंतर का क्या है, सही अर्थ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत। बताइए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो भीलवाड़ा नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, सूरत नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, वाराणसी क्षेत्र की बोली को क्या कहा गया है, काशिका कहा गया है। अगर हम बात करें काशिका की, तो भारतीय परिवार के अनुसार काशिका क्या है, एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में और वाराणसी में बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, स्तवक, पुरुष, गमला या गुलाब। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो गमला हमारा नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा। स्तवक ये क्या है, एक समूहार्थक शब्द है, अर्थात यानी कि फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता का जो क्या है, समूहार्थक शब्द है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही है। नेक्स्ट हमारा, जूही की कली कविता के कवि कौन है, निराला, प्रसाद, महादेव वर्मा या पंत। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा सी नहीं होगा, प्रसाद नहीं होगा, पंत नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है, जूही की कली के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्या गीत, सांध्या काकली, अप्सरा, प्रभावती, इनकी महत्वपूर्ण क्या है, रचनाएं। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा जी की, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, निहार, गिल्लू, नीरजा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पंत जी की बात करें, पल्लव, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए की बात करें, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। आपको यहाँ पर मिश्र वाक्य यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा इनमें मिश्र वाक्य है।
अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। नेक्स्ट हमारा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज या अम्बुद, आपको दो शब्द दिए गए, आपको इसका सही अर्थ यहाँ पर पहचानना है। शब्द युग्म दिया गया है अम्बुज और अम्बुद, आपको सही अर्थ यहाँ पर पहचानना है। कमल, बादल, समुद्र कमल, जल कमल, बादल या समुद्र, बताइए अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ क्या होगा। अगर हम बात करें अम्बुज की, तो इसका अम्बुज का सही अर्थ क्या होगा, कमल होगा, और अम्बुद का बादल। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अम्बुज क्या होगा, कमल, और अम्बुद बादल। नेक्स्ट हमारा दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्टक या योजक। आपको बताना है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताइए। अगर हम बात करें दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच किया जाता है, किसका किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, माता पिता, भाई बहन, ये क्या होता है, इनमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि पत्थर का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण या उरग, बताइए पत्थर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए पत्थर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द है वो उरग नहीं होगा। तो उरग किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इस सर्प का, ये क्या है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पन्नग, सांप, ये क्या है, सारंग, ये सभी क्या है, ये सभी सर्प के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें पत्थर के पर्यायवाची शब्द की, तो पाषाण, अस्म, पस्तर, पाहन, ये आदि सभी क्या है, ये क्या है, पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम आपको जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ में वे भी हम आपको इसमें करा रहे हैं। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक ही वाक्य का निर्माण किया जा सके। यहाँ पर आपको वाक्य निर्माण करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो यहाँ पर दिया गया है कि आप सबको धोखा, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप सबको धोखा। तो आपको पूरा वाक्य का यहाँ पर निर्माण करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर र, व, ल और य, ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें आप सबको धोखा, अगर र आप लगा के देख लीजिएगा, दे सकते हैं पर, व देखिए खुद को नहीं, यानी कि आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। फिर ल देखिए, दे सकते हैं आप खुद को। फिर यह देखिए, धोखा दे सकते हो पर, यहाँ पर पूरा वाक्य कैसे बनेगा यहाँ पर। अगर हम बात करें तो आपका उचित क्रम में लगाने से वाक्य क्या बनेगा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। ये क्या है, इसका पूरा वाक्य आपका बनेगा। तो आप इस वाक्य को आप लगा कर देख लीजिएगा। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। क्षण भर, अन्यत्र, निस्संदेह, अत्यंत। आपको यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर पहचानना है कि क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा क्षण भर नहीं होगा, अन्यत्र नहीं होगा, निस्संदेह नहीं होगा। अत्यंत क्या है हमारा,
यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगर हम बात करें जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर हम बात करें ये कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, धुरु स्वामिनी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं लिखी गई। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो कायाकल्प भी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। रंगभूमि भी इनके द्वारा लिखी गई है और कर्मभूमि भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो धुरु स्वामिनी इनकी पुस्तक नहीं है। धुरु स्वामिनी किसकी पुस्तक है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित क्या है, ये पुस्तक है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें, इन्होंने 300 प्लस क्या लिखी है, कहानियाँ लिखी है और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण क्या है, अपूर्ण इनकी रचना है मंगलसूत्र। कर्मभूमि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ईदगाह, मंत्र, ये सभी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। किसे? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही भी मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है, धुरु स्वामिनी इनकी पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। आपको यहाँ पर पहचानना है कि अष्टछाप का कवि इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मीराबाई अष्टछाप का कवि नहीं है, रसखान जी नहीं है, विद्यापति जी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। अष्टछाप के कवियों में कौन आते हैं? सूरदास जी आते हैं। अगर हम अष्टछाप के कवियों की बात करें, इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, यहाँ पर नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये क्या आते हैं? यहाँ पर अष्टछाप के कवियों में आते हैं। और ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह, मधुर, बहुत, गाता। आपको बताना है कि वह बहुत मधुर गाता है में प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें कौन सा प्रविशेषण होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो वह नहीं होगा, यहाँ पर मधुर नहीं होगा, गाता नहीं होगा। यहाँ पर बहुत क्या है, इसमें प्रविशेषण शब्द है। क्या है? प्रविशेषण शब्द। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, प्रेमचंद नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में की गई रचना को ये क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। नेक्स्ट हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। आपको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है कि किस भाषा से संबंधित है। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो हिंदी से ऑप्शन हमारा नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, तमिल नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। अगर हम बात करें ये पुरस्कार 22 भाषाओं में, यहाँ पर इन सभी संविधान के, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है? दोहा, रोला, सोरठा या चौपाई। आपको यहाँ पर बताना है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो दोहा नहीं होगा, रोला नहीं होगा, सोरठा नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा यहाँ पर सही है। चौपाई एक क्या है? सममात्रिक छंद है और इसके क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में दीर्घ गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर्ण का आना क्या है? वर्जित है। किसमें? चौपाई छंद में। तो इसमें क्या होती है? इस छंद में क्या होती है?
प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16-16 मात्राएं होती है। अगर हम बात करें दोहा और सोरठा की, ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।